धे टीवी के न्यूज़ दिस आर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। पास्ता वीट, मैक्रोनी वीट, दुरूम वीट, यही उस गेहूं का नाम है जो भारत और टर्की के बीच विवाद का कारण बना है। जब कोई देश किसी दूसरे देश के खाद्यान्न वस्तुओं को अपने यहाँ आने नहीं देता तो इसे टेक्निकल भाषा में फाइटोसैनिटरी कंसर्न कहा जाता है और ऐसा ही कंसर्न जताते हुए टर्की ने भारतीय दुरुम गेहूं की खेप को लेने से मना कर दिया और उसे वापस लौटा दिया। 56,877 टन दुरुम वीट जो भारत से टर्की भेजा गया था, अब वह टर्की से वापस गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंच रहा है। टर्की के कृषि और वानिकी मंत्रालय के अनुसार भारतीय गेहूं रूबेला वायरस से संक्रमित पाया गया है। तो आज के एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि रूबेला वायरस क्या होता है और रूबेला वायरस से क्या क्या हानियां होती हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर के पास्ता उद्योग की पहली पसंद है दुरुम गेहूं से तैयार होने वाला आटा सेमोलिना, क्योंकि इसी से बनता है पास्ता। अब भारत में जो किसान हैं वो जैविक गेहूं से सेमोलिना तैयार कर इसकी सीधी आपूर्ति भी कर रहे हैं और इसके लिए दुरुम गेहूं को सबसे बेहतर गेहूं माना जाता है। अब यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच दुनिया में वीट क्राइसिस के बावजूद टर्की ने भारत को उसका गेहूं वापस लौटाया है। टर्की भी गेहूं की कमी की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन उसने भारत से आयात के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि टर्की ने ऐसा राजनीतिक कारणों या भारतीय गेहूं के आयातक देशों में कॉरपोरेट कंपटीशन के कारण ऐसा किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार टर्की को भेजे जाने वाले गेहूं की खेप सीधे भारत से निर्यात नहीं की गई थी और भारतीय कंपनी आईटीसी लिमिटेड ने इसे नीदरलैंड स्थित एक कंपनी को बेच दिया था। आईटीसी लिमिटेड के एक अधिकारी द्वारा बताया गया है कि आईटीसी ने फ्री ऑन बोर्ड यानी वजन और गुणवत्ता के आधार पर एक डच फर्म को गेहूं बेचा, जिसने इसे एक तुर्की कंपनी को बेच दिया। आईटीसी और डच फर्म दोनों को गेहूं की खेप के लिए पैसे मिल गए हैं और यह एक राजनीतिक फैसले से प्रेरित लगता है, ऐसा अब कहा गया है। टर्की का भारत विरोध जगजाहिर है। धारा 370 को हटाने का समय समय पर विरोध हो, कश्मीर को आज़ाद करने की मांग हो, पाकिस्तान का खुलकर समर्थन और उसके साथ रक्षा व्यापार बढ़ाना हो, यूएन में भारत विरोध हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होने से बचाने के लिए चीन और मलेशिया के साथ मिलकर काम करना हो, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां टर्की का भारत के खिलाफ विरोध और पूर्वाग्रह दिखता है। ओआईसी के मुस्लिम देशों में लामबंदी कर अपने नेतृत्व को मजबूत करने की चाहत में भी वह भारत विरोध करता दिखाई देता है। अब बात करते हैं रूबेला वायरस की और जानते हैं उसके बारे में। रूबेला वायरस एक संक्रामक वायरल इन्फेक्शन के लिए जाना जाता है। इसे जर्मन मीजल्स या 3-डे मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। यह गर्भ में पल रहे भ्रूण यानी फीटस को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। अनबॉर्न बेबीज को रूबेला सिंड्रोम से ग्रसित होने का खतरा होता है। अधिकांश लोग जिन्हें रूबेला का संक्रमण होता है उनमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो हैं लो ग्रेड फीवर, हेडेक, माइल्ड पिंक आई या रेडनेस और जो स्वेलिंग होती है आई की वो दिखती है, जनरल डिस्कम्फर्ट, स्वोलन या इनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स, कफ और रनी नोज वगैरह इसमें देखे जाते हैं। रेड रैशेस इसमें पहला लक्षण है और ये रैशेस पहले फेस पर और फिर पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। रूबेला एक संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से फैलता है और इसके अलावा जब एक गर्भवती महिला रूबेला से संक्रमित होती है तो वह गर्भ में पल रहे शिशु को संक्रमित कर सकती है। यह महिलाओं में मिसकैरेज के लिए जिम्मेदार वायरस है और यह भ्रूण में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। आमतौर पर बच्चों और युवा वयस्कों में यह संक्रमण होता है। गर्भवती महिलाओं में फर्स्ट ट्रिमेस्टर के दौरान यह मिसकैरेज, फीटल डेथ, स्टिल बर्थ, इन्फेंट्स विद कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस, जिसे हम कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम यानी सीआरएस कहते हैं, उसका कारण बनता है। सीआरएस से ग्रसित बच्चों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है वो है हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, आई और हार्ट से रिलेटेड जो डिफेक्ट्स होते हैं और लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे ऑटिज़म है, डायबिटीज़ मेलिटस है और थायराइड डायफंक्शंस हैं। इसके उपचार के लिए मीजल्स, मम्स एंड वेरिसेला जिसे एमएमआरवी वैक्सीन कहते हैं और दूसरा एमएमआर वैक्सीन जिसे हम मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन कहते हैं, वही कारगर वैक्सीन है। तो ये था आज का हमारा एपिसोड रूबेला सिंड्रोम से जुड़ा हुआ, रूबेला वायरस से जुड़ा हुआ और जो भारत और टर्की के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है।
भारत के गेहूं निर्यात का राजनीतिकरण करना टर्की के लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, टर्की किस प्रकार के मोटिव से प्रेरित है और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके क्या ओपिनियन हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।